स्वागत है सभी का हमारे इस आज के सेशन में जिसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, देखेंगे मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, इस पॉलिसी का क्या है उद्देश्य, क्या क्या इसके इम्पोर्टेंस है और हमारे लाइफ में कैसे इम्पैक्ट करता है ये मॉनेटरी पॉलिसी, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ये इकोनॉमिक्स का चैप्टर 5 होगा। हमने बीते कुछ दिनों पहले इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1, 2, 3, 4 को डिस्कस कर लिया था। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स के चैप्टर 5। तो बिना लेट के हुए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं चैप्टर 5 में क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग एक कंटेंट देखते हैं। ये हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, इससे डोंट वरी। हम लोग क्या करेंगे, इसको कंसाइज करके एक अच्छे ढंग से पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या है कि हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में जानेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, कि मॉनेटरी पॉलिसी के मेंबर्स कितने होते हैं और इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट क्या है और मॉनेटरी पॉलिसी के टाइप्स कितने, इन सभी को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। तो मॉनेटरी पॉलिसी को जानने से पहले हम पहले इसके जो विधिवत जो एग्जाम्पल दिए रहते हैं, मतलब जो इसके डेफिनेशन दिए रहते हैं, उसको हम लोग पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में क्या कहा गया है। मॉनेटरी पॉलिसी रेफर्स टू द पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक विथ रिगार्ड टू यूज ऑफ मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट अंडर इट्स कंट्रोल टू अचीव द गोल्स स्पेसिफिक इन एक्ट, ठीक है। समझ में नहीं आया, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, एक और पढ़ते हैं, उसके बाद से एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है कि the primary objective of RBI of monetary policy is to maintain price stability, देखिए price stability while keeping in mind the objective of growth, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, एक मॉनेटरी पॉलिसी किसी भी देश का, यानी कि एमपीसी जो होता है, क्या होता है, किसी भी देश का एक पॉलिसी है, एक मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी मतलब हो गया मुद्रा, ठीक है, एक मौद्रिक नीति है, एक नीति बनाया जाता है कोई भी देश की। जैसे भारत देश का हम लोग पढ़ रहे हैं, तो भारत देश में क्या है, आरबीआई। तो आरबीआई क्या करती है ना, कि वो एक मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, एक पॉलिसी बनाकर, ठीक है, उस देश पे किस तरह से मौद्रिक जो भी प्राइस स्टेबिलिटी है ना, जो पैसा का उतार चढ़ाव यानी कि इन्फ्लेशन डिफ्लेशन आता है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, उसके लिए पॉलिसी बनाती है, ठीक है, कौन, आरबीआई। वही मॉनेटरी पॉलिसी है, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो वही कह रहा है कि इन इंडिया nowadays इट इज रिव्यूड बाय मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा रिव्यू किया जाता है। और एक और पॉइंट आपको नहीं दिख रहा होगा साइड में, क्योंकि यहाँ मेरा फिगर आ रहा है, ठीक है, तो उसको मैं पढ़ के सुना देता हूँ, आप लोग समझ लीजिए। इट वॉज लॉन्च इन 2016, 2016 में से लॉन्च किया गया था। और अगर इसका ये समिति पूछेगा, तो समिति का नाम था उर्जित आर पटेल समिति, ठीक है। क्या था, उर्जित आर पटेल समिति। चलिए ठीक है। और एक और पॉइंट है, ये अगर आपसे पूछता है ये किस एक्ट के अंतर्गत आता है, हो सकता है फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछ दे कि आप निम्नलिखित में से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में या मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में आप बताइए, स्टेटमेंट दे दें। हो सकता है आप लिटिल बिट आप कहीं कंफ्यूज हो जाए। तो ये देखिए, इट कम्स अंडर आरबीआई एक्ट 1934, ये 1934 आरबीआई के एक्ट के 1934 एक्ट में आता है, ठीक है। एक्सट्रैक्शन अगर पूछता है तो 45 ZB, ठीक है, 45 ZB। अब चलिए हम जानते हैं मेंबर्स कितने होते हैं, ठीक है, मेंबर्स जानना जरूरी है। तो आरबीआई के मेंबर्स की हम बात करें तो आरबीआई के मेंबर्स 6 होते हैं, ठीक है, जिसमें कि 3 इंटरनल होते हैं और 3 एक्सटर्नल होते हैं, ठीक है। 3 क्या होते हैं, इंटरनल और 3 एक्सटर्नल, ठीक है। और 3 इंटरनल मेंबर में आरबीआई के मेंबर आते हैं, ठीक है, जो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मेंबर रहेंगे वो 3 रहेंगे। और 3 क्या होगा, वो नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा। टोटल हो गया 6, ठीक है। तो टोटल मेंबर कितना हो गया, 6 मेंबर होते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि मॉनेटरी जो पॉलिसी के मेंबर के जो कौन कौन मेंबर है, मतलब इस कमेटी के कौन कौन मेंबर है। तो सबसे पहला ये है शशांक भिड़े, दूसरा है असीमा गोयल, तीसरा है प्रोफेसर आर वर्मा, ठीक है, और डॉक्टर राजीव रंजन, माइकल देव पात्रा और शक्तिकांत दास, ठीक है। ये हमारे 6 वो मॉनेटरी पॉलिसी के मेंबर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ के जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, एक्स ऑफिशियो आरबीआई के गवर्नर जो होते हैं ना, वही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के एक्स ऑफिशियो अपने आप खुद ब खुद वो इसके चेयरमैन बन जाते हैं। जो भी आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रहेंगे, जैसे कि शक्तिकांत दास है, वो अपने आप मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के चेयरमैन बन जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये कुछ कुछ पॉइंट्स उसको हम लोग नोट करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग को शॉर्ट टाइम में ज्यादा चीज कवर करना है, ठीक है। देखिए ये क्या कह रहा है, ऑल द 3 एक्सटर्नल मेंबर्स आर नॉमिनेटेड फॉर 4 ईयर। जो भी 3 एक्सटर्नल मेंबर नॉमिनेट किए जा रहे हैं वो सिर्फ 4 साल के लिए किए जाएंगे, ठीक है। चलिए अब कह रहा है आउट ऑफ 6 मेंबर देयर मस्ट बी एटलीस्ट 4 मेंबर प्रेजेंट इन एवरी मीटिंग, ठीक है। इसमें कह रहा है कि 6 टोटल जो 6 सदस्य है ना, टोटल जो 6 सदस्य है उसमें से 4 सदस्य जो है मॉनेटरी पॉलिसी की अगर मीटिंग हो रहा है तो उसमें प्रेजेंट होना उसका कंपलसरी है, ठीक है। और कह रहा है देयर आर मस्ट बी एटलीस्ट 4 सिटिंग एमपीसी इन ईयर, मतलब
एमपीसी एक साल में मॉनेटरी पॉलिसी समिति की जो मीटिंग होती है उसमें 4 बैठक होना कंपलसरी है, ठीक है। ईच मेंबर हैज अ सिंगल वोट, और सभी जो मेंबर रहेंगे उसके पास एक एक वोट होगा, ठीक है। और अगर अगर मान लीजिए कोई भी बिल पे या फिर कोई अगर ये रूल रेगुलेशन ला रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी में, अगर उसमें टाई का सिचुएशन आता है ना, तो उसमें एक कास्टिंग वोट होगा। कास्टिंग वोट किसका होगा? वो होगा आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी का, ठीक है। आरबीआई के जो गवर्नर रहेंगे उस टाइम, उसका रहेगा निर्णायक वोट। मतलब अगर तीन तीन बड़ा, क्योंकि 6 मेंबर है तो 3 ने इसके वोट किया, 3 ने उस विपक्ष पे वोट किया, तो बीच में अगर टाई हो गया मामला, तो मामला के टाई होने के जो भी सिचुएशन होगा उसमें आरबीआई के गवर्नर वहां पे वोट देके अपने निर्णायक मत का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए, अब यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, यहाँ मॉनेटरी पॉलिसी के 2 इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है। पहला हो गया क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट और दूसरा हो गया क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। अब देखते हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बैंक रेट के बारे में, थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ेंगे। रेपो रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसए के बारे में जानेंगे। फिर रिजर्व रेपो रेट फिक्स्ड जो रहता है। फिर देखिए हम जानेंगे स्टैंडिंग डिपॉजिटिंग फैसिलिटी एसडीएफ के बारे में जानेंगे। फिर कैश रिजर्व रेशियो के बारे में जानेंगे। उसके बाद स्टैंडिंग लिक्विडिटी रेशियो के बारे में जानेंगे। फिर ओएमओ के बारे में जानेंगे, यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन के बारे में जानेंगे, ठीक है। चलिए, इसके से पहले जानने से पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में क्या आते हैं, ठीक है। पहला आता है मार्जिनियल रिक्वायरमेंट, दूसरा आता है रैशनिंग ऑफ क्रेडिट, तीसरा आता है कंज्यूमर क्रेडिट क्रेडिट रेगुलेशन, चौथा आता है मोरल प्रेशर या स्वेजन, और पांचवा आता है डायरेक्ट एक्शन। तो इन सभी को हम लोग एक एक करके आराम से देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला हमारा काम है बैंक रेट को देखना। सबसे पहले हम लोग बैंक रेट के डेफिनेशन को पढ़ते हैं। बैंक रेट का डेफिनेशन क्या है? इट इज अ रेट at which RBI provides long-term loan to all commercial bank without any government securities, ठीक है। बिना कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अगर आरबीआई, ठीक है, आरबीआई लॉन्ग टर्म लोन दे रहा है कमर्शियल बैंक को, तो उसको कहेंगे हम बैंक रेट। देखिए, बैंक रेट क्या होता है? कोई एक रेट है, ठीक है, एक रेट है बैंक रेट, ठीक है। इसमें क्या होता है? इस रेट पर आरबीआई बैंक को लोन देती है, ठीक है, लंबे समय के लिए, ठीक है। क्या कितने समय के लिए? लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। अब बिना कोई सिक्योरिटीज के, कोई आपको गिरवी नहीं रखना है, कोई सिक्योरिटी नहीं देना है कि आप ये सिक्योरिटी दीजिए तभी हम आपको लोन देंगे, ठीक है। आरबीआई बोलती नहीं बाबू, तुम जो है ले जाओ, लॉन्ग टर्म तुमको हम दे रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए तुम लोन ले जाओ, कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे करंट बैंक रेट पूछता है तो बैंक रेट करंट जो भी बैंक रेट चल रहा है वो है 6.75, और 0.75 एनडीटीएल का 0.75% रहता है। कभी कभी ये पूछता है कि एनडीटीएल का कितना परसेंट रेपो रेट रहता है, तो 0.75। एनडीटीएल क्या क्या होता है? नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। बैंक में जितना सारा पैसा जमा हुआ है ना, अभी यही जानो कि बैंक में जितना सारा पैसा जमा हुआ है, ठीक है, जो मैच्योरिटी पीरियड में मैच्योर होता है, या फिर जो भी आपके करंट और सेविंग्स में जितना सारे पैसे बैंक के पास जमा है, उसको नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज बोलते हैं, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट देखते हैं कुछ रेपो रेट्स के बारे में। रेपो रेट्स के बारे में हम अगर जानते हैं तो रेपो रेट्स 1992 के अंतर्गत आया था। 1992 में आया था। रेपो के मतलब क्या होता है? रीपर्चेज ऑप्शन, ठीक है। रेपो रेट का क्या मतलब होता है? रीपर्चेज ऑफ ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद ओवरनाइट होता है, ठीक है। ये ओवरनाइट के लिए वो क्या था? लॉन्ग टर्म के लिए मिल जाता है, ठीक है। क्या कह रहा है? रेपो रेट इज ऑल्सो बेंचमार्क पॉलिसी रेट। इसे बेंचमार्क पॉलिसी रेट भी बोलते हैं, बिकॉज बाय द हेल्प ऑफ द रेपो रेट्स आरबीआई इंप्लीमेंट्स मॉनेटरी पॉलिसी एंड इट हेल्प इन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन मैकेनिज्म दैट इज कंट्रोलिंग मनी सप्लाई, क्योंकि एक मॉनेटरी सप्लाई को कंट्रोल करने में काम आता है, ठीक है। मॉनेटरी सप्लाई के कंट्रोल में, इसलिए उसे बेंचमार्क पॉलिसी रेट कहते हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होता है, यानी इसे हम एमएसएफ भी शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं, इट इज अ रेट एट विच बैंक्स बोरोज ओवरनाइट फ्रॉम आरबीआई एंड बैंक नीड टू डिपॉजिट गवर्नमेंट सिक्योरिटी विद आरबीआई। इसमें क्या होता है? ओवरनाइट के लिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ समझते हैं, ये आरबीआई है, ये आरबीआई क्या हुआ? एक लोन दिया, किसको दिया? बैंक, जो भी कमर्शियल बैंक है ना, उसको लोन दिया। लोन दिया कब? और इसमें क्या था ना, कि उसमें क्या था? गवर्नमेंट सिक्योरिटी आप नहीं दे रहे, इसमें क्या है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपको देना होगा, यानी कि बैंक को आरबीआई के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी जमा करना होगा। आपको जमा करने के बाद ही आरबीआई को लोन प्रोवाइड करेगी, और ये ओवरनाइट रहेगा, ठीक है। चलिए, अगर ये छोड़िए, ये बैंक रेट आ गया, ठीक है। ये रेट इसका नहीं जानना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है बस, ठीक है। चलिए, ये हमेशा जो है आपको ग्रेटर दैन रेपो रेट, ये 0.25 रेपो रेट से 0.25% ज्यादा रहता है। 2% एनडीटीएल टोटल जमा जितना हुआ इसका 2.2% ये एमएसएफ का रेट रहता है, ठीक है। और इसे 2011 में इंट्रोड्यूस किया गया था। अब हम जानते हैं रिवर्स रेपो रेट, मतलब रेपो रेट का जस्ट उल्टा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फिक्स्ड रेपो रेट। इसे क्या बोलते हैं? फिक्स्ड रेपो रेट के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज द रेट एट विच इट इज द रेट एट विच बैंक कैन डिपॉजिट देयर एक्सेस
reserve deposit with the RBI and here RBI need to deposit government security with bank। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इट इज अ रेट, यह एक तरह का रेट है जिसमें क्या होता है कि बैंक अपने जो एक्सेस रिजर्व है उसके पास जो भी ज्यादा पैसा आ गया तो वो क्या करता है, डिपॉजिट करती है कहाँ, आरबीआई के पास। पहले क्या था कि आरबीआई इसको दे रही थी, ठीक है, लेकिन अब क्या है, अब बैंक ही इसको दे रही है। ठीक है, ये बैंक जो है ना, बैंक ही इसको दे रही है, तो ये रिजर्व हो गया, ये रिजर्व हो गया ना, रिवर्स हो गया ना, उल्टा हो गया ना, इसलिए जो भी उनके पास एक्स्ट्रा पैसा आ गया वो यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, वही होता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब देखते हैं इसका और कुछ पॉइंट्स। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ कुछ एग्जाम्पल से हमने समझाने की कोशिश किया है। ठीक है, देखिए इसका एग्जाम्पल क्या कह रहा है। देखिए इसमें वही है कि वही जो मैंने आपको भी बताया कि जैसे कि ये बैंक है, बैंक ने क्या किया, अपना जो एक्सेस रिजर्व और डिपॉजिट था वो कहाँ जमा किया, आरबीआई के पास जमा किया। ठीक है, और गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी आरबीआई ने यहाँ पे वापस किया है। आरबीआई यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी किसको दे रहा है, बैंक को दे रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रिवर्स रेपो रेट में क्या उल्टा हो रहा है। ठीक है, रेपो रेट का, इसमें जो एक्सेस बचा, जो भी मान लीजिए कुछ पैसा एक्स्ट्रा बच गया तो वो जमा कर दिया कहाँ, आरबीआई के पास, आरबीआई कुछ सिक्योरिटी इनको देती है। ठीक है, और ये हमेशा रेपो रेट से कम होता है। ठीक है, इट इज इंट्रोड्यूस इन 1996 में से इंट्रोड्यूस किया गया था। चलिए अब पढ़ते हैं एसडीएफ के बारे में, यानी कि स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के बारे में। इसे इंट्रोड्यूस किया गया था उर्जित उर्जित पटेल कमेटी के द्वारा। ठीक है, किनके द्वारा, उर्जित पटेल कमेटी। हो सकता है एसडीएफ आपसे पूछे, कमेटी सबका नाम अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे अक्सर लगा दिया है, मतलब यहाँ पे ज्यादातर आपको कमिटीज दिखेंगे क्योंकि आजकल फैक्चुअल पॉइंट्स की कवर करने होते हैं उसमें ना, तो इसलिए जरूरी है ये करना। ठीक है, ये क्या कह रहा है, इट इज अ रेट एट विच आरबीआई नीड्स टू डिपोजिट्स द एक्सेस लिक्विडिटी ऑफ आरबीआई। ठीक है, मतलब इसमें क्या होगा, इट इज द रेट एट विच आरबीआई डिपोजिट, मतलब आरबीआई के पास जो भी एक्सेस डिपॉजिट आ जाती है ना उसको वो जमा करते हैं। ठीक है, इसमें कह रहा है बट हियर आरबीआई डज नॉट प्रोवाइड एनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी, लेकिन इसमें क्या है, कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं दे रही थी, लेकिन रिवर्स रेपो रेट में क्या था ना कि जो भी कोई भी सिक्योरिटी दे के वो एक्सेस जमा करा जा रहा था वहां पे, लेकिन इसमें नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है, जैसे कि आरबीआई क्या है, जो उनके पास एक्सेस जो ज्यादा लिक्विडिटी आया उसको यहाँ पे बैंक में जमा कर दिया जाएगा। ठीक है, ये है, इट इज सेम एज रिवर्स रेपो, ये रिवर्स रेपो रेट के जैसा ही है, और 2018-19 के बजट में से बताया गया था, और हमेशा 0.25 रिवर्स रेपो रेट से, ये रेपो रेट से कम रहता है, और इंट्रोड्यूस किया गया था एक्ट 17, हाँ सेक्शन 17 और एक्ट 1934, आरबीआई का जो एक्ट है उसका 1934 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। अब देखते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ठीक है, ये क्या होता है, एलएएफ क्या है कि रेपो रेट्स और रिवर्स रेपो रेट का ही एक टूल है एलएएफ। ठीक है, ये दोनों एक टूल है। ठीक है, अब देखते हैं एलएएफ को कब इंट्रोड्यूस किया गया था, वो किया गया था 1998 में, रिकमेंडेशन किसके, रिकमेंडेशन के बाद, नरसिम्हन कमेटी के बाद एलएएफ को किया गया। अब देखते हैं सिक्स में क्या है, कैश रिजर्व रेशियो, यानी कि सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो के बारे में हम लोग जान लेते हैं। कैश रिजर्व रेशियो क्या है क्या है, पढ़ते हैं इसके बारे में। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, एवरी कमर्शियल बैंक हैव टू डिपॉजिट अ मिनिमम परसेंटेज ऑफ इट्स टोटल डिपॉजिट एनडीटीएल विद द आरबीआई। मतलब क्या होता है कि सीआरआर यानी कि रिजर्व है। ठीक है, इसमें क्या है कि कुछ पैसा आपको, यानी कि कॉमर्शियल बैंक जो भी रहते हैं ना, उसको कुछ पैसा आरबीआई के पास सबमिट करना पड़ता है, जो उनके डिपॉजिट, यानी कि उनके पास जितना पैसा है उसका कुछ एक फिक्स परसेंटेज रहता है, वो आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है, ताकि अगर बैंक के पास कोई ऐसा कंडीशन आ जाए, कोई विपत्ति आ जाए, तो आरबीआई उसको मदद करे, आरबीआई इसी पैसे से उसको मदद करते हैं, इसलिए इसको कहते हैं रिजर्व में रखना पैसा। तो बैंक क्या कर रहा है ना, आरबीआई के पास अपने टोटल कुछ पैसा अमाउंट जमा कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई बच्चे होते हैं ना, अपने फादर मदर के पास कहीं पैसा जमा करते हैं कि विपत्ति में आपको हम साथ देंगे। ठीक है, तो इसी तरह से बैंक क्या है, आरबीआई क्या है, सब बैंकों के पापा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखिए ये हम बस समझाने की कोशिश की है, वही बैंक क्या कर रहा है, कुछ मिनिमम डिपॉजिट आरबीआई के पास सबमिट कर रहा है। ठीक है, चलिए, और कह रहा है ये मैंडेटरी है, कि सब जरूरी है देना, अगर आप जरूरी नहीं करते हैं तो आगे कुछ नॉर्म्स मैं बताऊंगा, वहां पे वहां पे किस तरह से वो जो है आपको आरबीआई एक्शन लेती है वो भी बताया गया, आपके लिए जरूरी है। और ये है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे आपको डिफरेंस क्लियर करना होगा, क्योंकि ये हमेशा कैश में ही रहता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये हमेशा कैश में ही आपको जमा करना रहता है। ठीक है, कैश में ही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है नेक्स्ट कहता है आरबीआई डज नॉट प्रोवाइड एनी इंटरेस्ट। इसमें इंटरेस्ट क्यों देगा भाई, इसमें कोई इंटरेस्ट देने का जरूरत ही नहीं है, कोई आपको ब्याज नहीं मिलेगा, आप जमा कर रहे हैं ताकि आपको सिक्योरिटी आरबीआई दे, सिक्योरिटी इट मीन्स कि आपको किसी भी विपत्ति आए तो उसमें आरबीआई आपको मदद करे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, अर्लियर सीआरआर
पहले क्या था ना, सीआरआर 3% था मिनिमम और मैक्सिमम 15% था, लेकिन अब इसे खत्म कर दिया गया, ऐसा कोई मैंडेशन नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एक और पॉइंट है इसमें, ठीक है। आरबीआई कम्स अंडर, मतलब ये जो एक्ट है ना कैश रिजर्व रेशियो, ये आरबीआई के सेक्शन 42 का 1934 के एक्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते रहे हम एस एल आर यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। ठीक है, अब क्या है इसमें, क्या कह रहा है, एवरी कमर्शियल बैंक हैव टू मेंटेन ए फिक्स परसेंट ऑफ टोटल डिपॉजिट, इसमें भी फिक्स डिपॉजिट, लेकिन थोड़ा इसमें डिफरेंस है, उसमें भी जमा किया जा रहा है फिक्स परसेंटेज, इसमें भी। चलिए डिफरेंस देखते हैं क्या है इसमें, क्या है, बैंक कुछ फिक्स परसेंटेज यहाँ फिक्स आरबीआई के पास जमा किया, लेकिन डिफरेंस क्या है, ये मैंडेटरी नहीं है। वो क्या था, वो मैंडेटरी था कि आपको जमा करना ही करना है, लेकिन एसएलआर क्या है, वो मैंडेटरी नहीं है। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैश और लिक्विड, यहाँ भी एक डिफरेंस है। यहाँ वहां क्या था, वहां क्या था कि आप सिर्फ कैश में जमा कर सकते हो, लेकिन यहाँ क्या है, कैश और लिक्विड दोनों में आप जमा कर सकते हो, और ये मैंडेटरी नहीं है। एसएलआर में ये डिफरेंट आ गया। ठीक है, और क्या है इसमें, और जो क्या है, और लिक्विडिटी एसेट क्या हो सकता है कैश के अलावा, गोल्ड, फॉरेन करेंसी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये आ सकता है। और ये क्या आता है, गवर्नमेंट एक्ट, ये क्या है, कम्स अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत आता है, सेक्शन 24 के अंतर्गत। ये पूछता है तो कहीं कहीं, इसलिए हमने यहाँ पे डाला। कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, आपको तो लिखना ही पड़ेगा, रटना ही पड़ेगा, क्या पढ़ोगे। फिर उसके बाद क्या, अर्लियर इट कैन बी, पहले क्या था 25% 40% था, लेकिन 2007 में आरबीआई ने इसे एबोलिश कर दिया, खत्म कर दिया। कोई मिनिमम और मैक्सिमम परसेंटेज इसका फिक्स नहीं है। चलिए अब देखते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, ठीक है, पहले एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर समझते हैं। ओएमओ क्या है, पहले देखिए क्या कहते हैं, ओपन मार्केट सॉल्यूशन का हिंदी, ऑपरेशन का हिंदी क्या होता है, मुक्त बाजार परिसंचरण इसको कहते हैं। ठीक है, ओपन मार्केट, इसमें क्या कह रहा है, हम जानते हैं ओएमओ मींस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बिटवीन बैंक एंड आरबीआई। इसमें क्या होता है ना, कुछ खरीद बिक्री करते हैं आरबीआई, ठीक है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी की कुछ खरीद बिक्री करते हैं, वो देखते हैं समझते हैं कैसे। देखिए ये बैंक है, और ये क्या हो रहा है ना, सिक्योरिटी को सेल और मतलब परचेज कर रहे हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, देखिए ये तो हट गया, मैं बता रहा हूँ इसमें क्या होगा कि जैसे ओएमओ के बारे में हम बता रहे हैं, देखिए यहीं बता देता हूँ। ये ओएमओ है, यहाँ पे सेल करते हैं कुछ सिक्योरिटी को, कुछ खरीद बिक्री करते हैं। अगर सेल करते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की, इन्फ्लेशन को अगर कंट्रोल करना है ना, तो सेल करना पड़ेगा। सेल जैसे करे तो इन्फ्लेशन में क्या होता है, सबके हाथ में पैसा रहता है, चीजें महंगी होती है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, आप लोग वहां से देख लीजिए। तो क्या है कि जैसे आरबीआई ने सिक्योरिटी को सेल करा, तो क्या हुआ, लोगों ने उस सिक्योरिटी को खरीदा, फिर लोगों से आरबीआई ने क्या किया, पैसा को स्क्वीज कर लिया, तो इससे क्या हुआ, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया। डिफ्लेशन में जस्ट उल्टा करते हैं, तो यहीं पे खरीद बिक्री, तो और भी रीजन है। ठीक है, बस बेसिकली यही रीजन, इंपॉर्टेंट रीजन यही है। ठीक है, ओएमओ में क्या होता है, सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी का खेल, मतलब कि खरीद और बिक्री किया जाता है। ठीक है, खरीद और बिक्री का खेल रहता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसमें क्या कह रहा है, मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है। ठीक है, इसको थोड़ा मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे मार्जिन रिक्वायरमेंट के बारे में क्या कह रहा है। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफर्ड बाय बैंक्स टू द आरबीआई एंड द एक्चुअल अमाउंट प्रोवाइडेड बाय आरबीआई टू, ये एक डिफरेंस है। ठीक है, जो भी, ठीक है, जो भी वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी है, ठीक है, उसको अगर आरबीआई और एक्चुअल अमाउंट प्रोवाइडेड बाय आरबीआई, ठीक है, एक डिफरेंस है। इट इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफर्ड बाय बैंक, बैंक जो ऑफर कर रही है वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी उसके, और आरबीआई जो अमाउंट बैंक को प्रोवाइड करे उसके बीच का ये डिफरेंस है, उसी हम कहेंगे मार्जिन रिक्वायरमेंट। ठीक है, बस इसमें इतना ही जानना है। फिर रैशनिंग ऑफ क्रेडिट क्या होता है, क्या क्या होता है रैशनिंग ऑफ क्रेडिट, इट इज द फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट कोटा बाय द आरबीआई फॉर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटी, एक टाइप से कोटा है। ठीक है, इसमें क्या है कि जो भी आरबीआई क्या करती है, एक कोटा फिक्स करती है कि ये कोटा आपको इन क्षेत्रों में देना है, ताकि इनका भी डेवलपमेंट हो पाए, ये बिजनेस एक्टिविटी रन कर पाए। जैसे कि ये आरबीआई है, आरबीआई क्या कर रही, कोटा दे रही है, किनको दे रही है, ये बिजनेस एक्टिविटी को रन करने के लिए। ठीक है, ताकि वो अच्छे से परिसंचलन कर पाए। इससे एग्जांपल देखते हैं हम, तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग बॉन्ड। ठीक है, एक प्रायोरिटी सेक्टर, ठीक है, होता है, प्रायोरिटी मतलब वरीयता देना है सेक्टर को, क्योंकि सब क्षेत्र, अगर किसी को इकोनॉमी को अगर डेवलपमेंट करना है तो आपको सभी क्षेत्रों पर ध्यान देना होगा। तो इसलिए क्या होता है ना, कोई नॉर्म आरबीआई ने फिक्स कर रखा है, तो उसके अंतर्गत प्रायोरिटी सेक्टर के अंतर्गत इन सब आते हैं। देखिए आरबीआई में सबसे पहले आरबीआई क्या फिक्स किया है, एग्रीकल्चर, एमएसएमई सेक्टर्स, क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, उसके बाद सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, ग्रीन एनर्जी, व्हीकल सेक्शन, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, ये सब आते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में। ठीक है, अब हम थोड़ा क्या करते हैं ना, इससे पहले हम प्रायोरिटी ये रैशनिंग ऑफ क्रेडिट के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। इसमें क्या है, कुछ फैक्ट्स हम पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, इन इंडिया प्राइवेटी सेक्टर लैंडिंग स्टार्टेड गेनिंग पॉपुलैरिटी इन 1972 में, ये पॉपुलैरिटी बहुत गेन करने लगा। ठीक है, व्हेन नेशनल क्रेडिट काउंसिल रिकमेंडेड
द बैंक्स प्रोवाइड लोन टू दिस, मतलब जब नेशनल, ये फालतू की बातें हैं, मतलब जब ये सबसे फैक्ट्स है कि नेशनल काउंसिल जो भी रिकमेंड किया ना, तब से ये बहुत ही उसको एकदम इंपॉर्टेंट देने लगा, इंपॉर्टेंस उसको देने लगा, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है, इन 1974 कमर्शियल बैंक्स वेयर गिवन टारगेट टू प्रोवाइड एटलीस्ट 33%, 33.33% लोन। 1974 में क्या हुआ, कॉमर्शियल बैंक को टारगेट दिया गया कि आप क्या करो, 33 पॉइंट, अपने जितना आपके पास कमाई टोटल हुआ है ना, उसका 33.33% जो है आप ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में आप अपना पैसा इन्वेस्ट करो या वहां पैसा अपना दो। लेकिन डॉक्टर के कृष्ण स्वामी कमिटी ने रिकमेंड किया 40%, ठीक है, कितना 40%, ठीक है। अब चलिए एक और पॉइंट है, 2012 में क्या हुआ, एमपी नायर कमेटी आया, रिकमेंड किया विद दिस सेक्टर। 2012 में एमवी नायर कमेटी रिकमेंडेड रिलेटेड, मतलब एमवी नायर कमेटी भी इससे संबंधित है, बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन। अब हम पढ़ेंगे कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन क्या होता है, ठीक है। कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन क्या होता है, पढ़ते हैं। आरबीआई मेक्स रूल्स एंड रेगुलेशन, हाँ, एक मिनट मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ, यस। आरबीआई मेक्स रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटेड विद द लोन्स गिवन बाय द बैंक्स टू देयर कस्टमर, मतलब आरबीआई क्या कर रहा है, एक रूल्स और रेगुलेशन बना रहा है, जो भी लोन्स दिया जाएगा बैंक से, मतलब बैंक कैसे, ठीक है, बैंक कैसे अपने कस्टमर को लोन दे, उसके लिए आरबीआई कुछ रूल्स और रेगुलेशन बनाते हैं, उसी को कहते हैं कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन। और कुछ पॉइंट्स है इसके, देखिए इसमें क्या कह रहा है, द रेट at which banks provide loan to their customer is decided by bank individually, बैंक अपने हिसाब से इंडिविजुअली देखेंगे कि किसको लोन देना है, कौन कस्टमर को नहीं देना है, ठीक है। अब देखते हैं डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन कुछ नहीं, डायरेक्ट एक्शन का मतलब होता है प्रत्यक्ष कार्यवाही। प्रत्यक्ष कार्यवाही क्या होता है, when banks do not follow the guidelines drawn by the RBI, then RBI has right to derecognize, cancel the license of the banks and can impose a penalty on it। अगर आरबीआई ने कोई अगर नॉर्म्स दिया आपको, कोई रूल रेगुलेशन दिया, अगर आप उसको, कोई भी कमर्शियल बैंक उसको अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आरबीआई के पास ये पावर है कि आपको वो डी रिकॉग्नाइज करे या आपको खत्म कर दे या आपका लाइसेंस खत्म कर दे, ठीक है। यही होता है डायरेक्ट एक्शन, प्रत्यक्ष कार्रवाई, आपके ऊपर मैं प्रत्यक्ष कार्रवाई करूंगा। जैसे कि ये हम देखते हैं, ये है आरबीआई। आरबीआई बोल रहा है कि अरे बाबू तुम काम नहीं करोगे तो लो, तो ये क्या कर रहा है ना, अपना इससे मार रहा है इसको, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, प्रत्यक्ष कार्रवाई कर रहा है, ठीक है, ये है, ठीक है। चलिए अब मॉनेटरी पॉलिसी में इन्फ्लेशन में क्या होता है, डिफ्लेशन में क्या होता है, ये मैंने समझाया है पहले, ठीक है। मैं बस इसमें ऊपर नीचे आपको बता दे रहा हूँ, वो आप समझ लो, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है, देखिए इसमें क्या कि बैंक रेट में इन्फ्लेशन अगर होगा तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या होगा, बैंक रेट को बढ़ाएगा, ठीक है। आप सोचिए, आप थोड़ा सा सोचिए कि बैंक रेट्स को क्यों बढ़ाएगा। मैंने बैंक रेट समझा दिया, इन्फ्लेशन समझा दिया, मॉनेटरी पॉलिसी समझा दिया। अब आप समझिए कि बैंक रेट्स को बढ़ाएगा तो इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होगा, ये समझने वाला चीज है। अगर बैंक रेट्स बढ़ेगा तो क्या होगा, मैं बताऊंगा वीडियो के एंड में या नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप अपना जवाब जरूर दें, ठीक है। बैंक रेट्स को बढ़ाएगा, रेपो रेट्स, एमएसएफ, रिजर्व, जितना सारा दिख रहा है, एसडीएफ, सीआरआर, एसएलआर, इस सभी को बढ़ाएगा, और डिफ्लेशन में इन सभी को घटा देगा, इन सभी का परसेंटेज जो है घटाया बढ़ाया जाएगा, ठीक है। परसेंटेज जो है इनके बढ़ाया और घटाया जाएगा। क्यों बढ़ाया जाएगा, प्लीज आप वहाँ पे कमेंट सेक्शन में जवाब दें। ओएमओ को सेल करेगा और बाई करेगा, ये मैंने बताया है, ठीक है, ओएमओ के बारे में, ठीक है। आप लोग इसके बारे में बताएं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है, नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अब हम लोग जानेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के कितने टाइप्स होते हैं। देखिए सबसे पहले जानेंगे डियर मनी पॉलिसी। सब देखिए मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है ना कि डियर मनी पॉलिसी, टाइट मनी पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शन मनी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी, सब एक ही होते हैं, ठीक है। कैसे, और देखिए दूसरा एक टाइप और होता है चीप इजी लूज डेवोस या एक्सपेंसरी, हाँ, मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक। चलिए देखते हैं, देखिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ये लाया जाता है डियर मनी पॉलिसी। मतलब डियर या टाइट, मतलब टाइट मतलब हो गया बहुत तगड़ा, डियर मतलब बहुत प्यारा, लेकिन बहुत आपको एकदम दम लगाना पड़ेगा तब ये आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। ये होता है ना डियर मनी पॉलिसी। डियर मनी पॉलिसी मतलब क्या, मतलब इंटरेस्ट रेट बहुत हाई रहेगा, ठीक है। इसमें क्या है, इंटरेस्ट रेट कम रहेगा, ठीक है, डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। अगर आपको महंगाई, यानी कि अगर मान लीजिए आपको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या है कि मान लीजिए इन्फ्लेशन कब आ रहा है, तो सभी के पास हाथ में पैसा आया, मैंने इन्फ्लेशन को बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है, ठीक है। सभी के हाथों में पैसा आ गया, पैसा आने के बाद क्या हो गया, हाँ, पैसा जैसे सभी के हाथ में आया तो फिर क्या हुआ, पैसा आने के बाद चीजें की डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई तो चीजें महंगी हो गई। तो पैसा को निकालने के लिए क्या करता है ना, ये डियर मनी पॉलिसी ले आता है, इंटरेस्ट रेट हाइक किया जाता है ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करे, ठीक है। और इसमें क्या है, डिफ्लेशन में सब कुछ पैसा को मार्केट में बारिश कर देगा, आसान रेट पे किस्त, मतलब आसान किस्त पे सामान मिलने लगेगा, तो आराम से लोगों को भी सामान खरीद लेंगे, ठीक है।
वही चीज कह रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए चीप इजी लूज एक्सपेंशनरी और डेविस डॉविश लगाएंगे और इसमें डियर टाइट लगाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारा नॉन कन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी। इसमें क्या है, हेलीकॉप्टर मनी, दूसरा होता है क्वांटिटेटिव ईजिंग, फेड टेपरिंग, फिर ऑपरेशन ट्विस्ट, उसके बाद स्वीप, ये है स्विफ्ट ऑपरेशन, इंक्रीमेंटल सीआरआर, मार्केट स्टेबलाइजेशन, लॉन्ग टर्म रेपो, एलटीआर और स्टेबलाइजेशन। उससे पहले हम हेलीकॉप्टर मनी के बारे में देखते हैं। हेलीकॉप्टर मनी के बारे में पहला पॉइंट कह रहा है, ठीक है, द टर्म वाज गिवन बाय मिटेन फेडमैन के बारे में, ये मतलब इनके द्वारा ये हेलीकॉप्टर मनी का दिया गया था। इसमें क्या होता है, बस इतना समझो कि कोविड 19 का टाइम आप देखिएगा ना, कोविड 19 के टाइम में क्या है कि सरकार क्या किया था ना, 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया था, ठीक है, 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया, सबको पैसा दिया, ताकि एक हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर में क्या होता है, पैसा भर के सबको छीट दिया हुआ, ये सब एकदम छीट दिया गया, एकदम एकदम पूरा बांट दिया गया पैसा को, ठीक है। तो इसमें क्या था ना, हेलीकॉप्टर मनी मतलब हेलीकॉप्टर से पैसा को बरसा देना। तो इसमें क्या था, हेलीकॉप्टर को पैसा को एकदम बरसा दिया गया, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसमें यही करा है कि इसमें क्या होता है, इन दिस सेंट्रल बैंक ड्यूरिंग ब्रिंग करेंसीज इन लार्ज क्वांटिटी एंड डिस्ट्रीब्यूट इन द इकोनॉमी, मतलब सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई क्या करती है, पैसा बहुत सारा लाती है और मार्केट में दे देती है, ठीक है। उसी को हेलीकॉप्टर मनी कहते हैं। अधिकतर ये रिसेशन के टाइम में देखा जाता है, अगर मंदी आ रही है तो कहीं से सरकार पैसा लाएगी और यहाँ पे दे देगी। कोविड 19 में भी यही देखा गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है। नेक्स्ट इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है, ये हेलीकॉप्टर देख लो और पैसा इस तरह से बारिश हो रहा है, ठीक है। अब है क्वांटिटेटिव ईजिंग। क्या होता है, व्हेन द सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्रीज परचेजेस गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्रॉम देयर बैंक इन लार्ज, अगर लार्ज क्वांटिटी, अगर कोई आरबीआई क्या करेगा ना, जो भी बैंक है उससे बहुत सारा सिक्योरिटी खरीद लेगा, उसी कहते हैं क्वांटिटेटिव ईजिंग, ठीक है। उसके बाद क्या है, इट इज यूज इन रिसेशन, ये भी मंदी में काम, सिक्योरिटी खरीद के आरबीआई पैसा देगा तो मंदी कंट्रोल कर लेगा, वही है क्वांटिटेटिव ईजिंग। और क्या है, फेड ट्रैपिंग। फेड ट्रैपिंग में क्या होता है, फेड टेपरिंग में होता है व्हेन फेडरल रिजर्व स्लोज डाउन द प्रोसेस ऑफ क्वांटिटी, मतलब क्वांटिटेटिव ईजिंग का जस्ट उल्टा, इसमें स्लो कर दिया जाएगा, ठीक, उसी को फेड टेपरिंग कहेंगे। उसके बाद है ऑपरेशन ट्विस्ट। ऑपरेशन ट्विस्ट क्या है, इट वाज फर्स्ट यूज यूएस सेंट्रल बैंक 1961, हाँ ये किया गया था, उसको छोड़ दो। फिर इंडिया में 2019 में यूज किया गया। इसमें क्या है, इन दिस सेंट्रल बैंक परचेजेस, क्या है, इन दिस सेंट्रल बैंक परचेजेस लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड साइमल्टेनियसली एंड सेल शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी, मतलब लॉन्ग टर्म को खरीदता है और शॉर्ट टर्म को बेचता है इसमें, ठीक है। चलिए, विद द हेल्प ऑफ operation, with the help of this operation the RBI provides money to the bank for long term, मतलब बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इस ऑपरेशन ट्विस्ट के अंतर्गत पैसा दिया जाता है, और इट इज यूज फॉर रिड्यूसिंग लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट इन द इकोनॉमी, मतलब लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट को कम करने के लिए काम आता है, ठीक है। इंक्रीमेंटल सीआर के बारे में, इंक्रीमेंटल सीआर क्या क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसको देख लेते हैं, ठीक है, तो मतलब ये क्या कह रहा है, इसको फिर हम लोग लोकल लैंग्वेज में इसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। क्या कह रहा है, व्हेन आरबीआई इंक्रीजेस सीआरआर अप टू 100% अंडर दिस आरबीआई स्क्वीजेस द एक्सेस लिक्विडिटी ऑफ इकोनॉमी, मतलब अगर आरबीआई सीआरआर को 100% कर देता है ना, वो क्या करता है, टोटल जितना मार्केट में पैसा उसको सब खींच लेता है अपने पास, ठीक है। सीआरआर को 100% करके आरबीआई अपने पास सारे पैसे को खींच लेता है, तो इसे हम इंक्रीमेंटल सीआरआर कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इंडिया, इन इंडिया इट इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग, मतलब इंडिया में ये कब देखा गया, ये 16 सितंबर 2016 को देखा गया और 19 मई 2023 से 28 जुलाई 2023 तक देखा गया है, ये इसमें कह रहा है। अब क्या देखेंगे, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम क्या होता है, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या कह रहा है, अंडर दिस आरबीआई सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी फॉर कंट्रोलिंग एक्सेस लिक्विडिटी, इसमें क्या हुआ था, स्क्वीज कर रहा था। इसमें क्या हुआ है कि आरबीआई सेल करती है, सेल करने के बाद एक्सेस जो लिक्विडिटी मार्केट में आ गई है ना, उसको वो अपने पास ले लेती है, ठीक है। तो इसी को मार्केट को स्टेबलाइज किया जाता है, ठीक है, एक अस्थिर किया जाता है, अस्थिर मार्केट को अस्थिर किया जाता है, इसे मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम इसको कहते हैं, ठीक है। और क्या इंट्रोड्यूस 2004 में से इंट्रोड्यूस किया गया था। और लास्ट क्या है, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट, लॉन्ग टर्म रेपो रेट। लॉन्ग टर्म रेपो रेट क्या होता है, उसे एलटीआरओ भी कहा जाता है। ये क्या है, इसे इंट्रोड्यूस किया गया सेंट्रल बैंक 2008 और ये भारत में 2004 में लाया गया। इसमें क्या होता है, आरबीआई प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म लोन्स टू द बैंक, इसमें आरबीआई क्या करती है ना, लॉन्ग टर्म लोन देती है बैंक्स को रेपो रेट पे, ठीक है, जो कि 1 से 2 साल के तक का होता है, ठीक है। उसके बाद अंतिम है हमारा स्टेरलाइजेशन। स्टेरलाइजेशन को हम लोग समझते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है स्टेरलाइजेशन में, देखिए ये क्या है, अगर हमारा पैसा, अगर मान लीजिए हमारा ये जो रुपया है, डॉलर है, 1 डॉलर बराबर 50 रुपये रहता है, ठीक है, मतलब एक डॉलर का वैल्यू 50 रुपये होता है, बाद में ये बढ़कर 1 डॉलर
अगर 70 रुपए का हो गया तो ये क्या किया, हमारा जो मुद्रा था वो डिप्रिसिएट कर गया, यानी कि मुद्रा में ह्रास आ गया। तो उसी को कहते हैं हम स्टेलाइजेशन का डिप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। और दूसरा हम लोग देखते हैं इसे एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, जहां $1 पहले 70 था लेकिन अब 50 हो गया, तो उसे हम एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी कहेंगे। इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं पसंद आया, अगर पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।